Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the sixth chapter of Standard 12, that is tertiary economic activities, and this is the third lecture on this chapter. So let's begin. So our new point is trade. Trade means the voluntary exchange of goods and services where two or more parties are involved. So trade means जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, जिसमें टू या टू से ज़्यादा पार्टीज जो रहती है उसमें इन्वॉल्व रहती है। हम यहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ के बदले हम दूसरी चीज़ जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो रहती है कैपिटल के बदले भी हम चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं, जिसे हम ट्रेड कहते हैं। बार्टर सिस्टम वाज एन इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस बाय द प्रिमिटिव सोसाइटीज। सो जब कोई करेंसी नहीं थी इन एंशियंट टाइम, जब करेंसी का कोई ओरिजिन नहीं था, उससे पहले भी जो ट्रेडिंग थी एक्टिविटी ये शुरू थी, तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मीन्स एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ों का लेन देन किया जा सकता था, तो जिसे हम विदाउट करेंसी चीज़ों का लेन देन हम कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर है तो फार्मर जो है वो अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स देगा वो टेलर को देगा, और टेलर उसके बदले में फार्मर को क्लोथ जो है उसके एक्सचेंज में देता था। इस तरह से वो जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ जो है वो एक्सचेंज करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बार्टर सिस्टम। देयर वॉज ओनली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो उस टाइम पर एंशियंट टाइम पर सिर्फ चीज़ों का ही एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स का ही एक्सचेंज किया जाता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी। टुडे ट्रेड ऑकर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी जो टुडे जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें हम सिर्फ ट्रेड के अंदर गुड्स का ही एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि जो सर्विसेज है, अलग अलग तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती थी उनका भी इसमें एक्सचेंज किया जाता है। तो अभी ट्रेड जो है और ज़्यादा एडवांस हो गए, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज। बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड्स आर मेजर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है जो दो कंट्री या दो कंट्री से ज़्यादा के दरमियान की जाती है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज। तो जो टू टाइप्स है इंटरनेशनल ट्रेड की, फर्स्ट है बायलैटरल ट्रेड। सो बायलैटरल मीन्स जिसमें सिर्फ टू कंट्रीज इन्वॉल्व होती है ट्रेडिंग के अंदर, दो कंट्री के दरमियान ही चीज़ों का लेन देन गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एक्सचेंज किया जाता है, तो जिसे हम बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। देन मल्टीलैटरल ट्रेड मीन्स जिसमें टू से ज़्यादा कंट्रीज जो रहती है वो इन्वॉल्व होती है, तो एक तरह से ये यूनियन के फॉर्म में होते हैं, ट्रेडिंग यूनियन फॉर्म किए जाते हैं कंट्रीज के। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, सार्क, देन ओपेक। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग जो है बहुत सारे कंट्रीज मिलकर जिसे हम मल्टीलैटरल ट्रेड्स कहते हैं, जिनमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। तो बायलैटरल में सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान जो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और मल्टीलैटरल में मोर देन टू कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम मल्टीलैटरल ट्रेड्स कहते हैं। तो ये टू टाइप्स है इंटरनेशनल ट्रेड की। ट्रेड्स कैन बी कैरिड आउट विद इन ए कंट्री टू। तो जो ट्रेड एक्टिविटी है ये हम एक कंट्री में रहकर भी वहाँ पर कर सकते हैं, कंट्री के अंदर ही अपने। तो जो कंट्री के अंदर ट्रेडिंग की जाती है उसे डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है या इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। तो इस तरह से इस ट्रेड को कहा जाता है डोमेस्टिक ट्रेड, या इसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है, जो विद इन ए कंट्री की जाती है ट्रेडिंग।
ट्रेड्स कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। तो जो ट्रेड है इस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज ए रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी ये किसका रिजल्ट है? स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है कोई कंट्री के अंदर बहुत सारे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जो है चीज़ों की प्रोडक्शन की जाती है, जिनमें वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। और फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज जो है उनका स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। और एशियन जो कंट्रीज है वो स्पेशलाइज्ड है इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो हर जो कंट्री है उनका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन होता है जिनमें बहुत ज़्यादा वो स्पेशलाइज होते हैं और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसके रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो ट्रेड है उसको ज़्यादा बहुत डेवलपमेंट होती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाता है जो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड occurs when it is mutually beneficial to trading partners and when it is comparative advantage for both। तो इंटरनेशनल ट्रेड उस वक्त की जाती है जब जो दोनों कंट्री है जिनमें ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग पार्टनर्स जिसे हम कहते हैं, तो दोनों को उसमें फायदा हो, बेनिफिट मिले दोनों को भी ट्रेडिंग के अंदर, और दोनों को उसका एक एडवांटेज मिलता है ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि जो चीज़ों की एक कंट्री में कमी है, उसकी स्कार्सिटी पाई जाती है, तो वो दूसरे कंट्री से उस प्रोडक्ट को जो है इंपोर्ट कर लेता है और अपने कंट्री तक वो प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करता है। तो इस तरह से ये दोनों कंट्री को एक तरह से बेनिफिट और एडवांटेज मिलता है रादर देन प्रोड्यूसिंग इन देयर ओन कंट्रीज। तो कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम अपनी कंट्री में उसका प्रोडक्शन करेंगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ऐसी चीज़ों को फिर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जाता है जो कम प्राइस में हमें मिल जाती है। तो इस तरह से वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सामने वाली कंट्री को जो है वो उसका इंपोर्ट करने के बदले में उसे दूसरी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से दोनों कंट्री को एडवांटेज मिलता है। It may occur to you that this is an economic concept। तो ये जो ट्रेड है ये एक तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। Then why are we discussing this in geography? तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट ट्रेड को हम ये ज्योग्राफी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये ख्याल आ सकता है। तो उसका रीज़न है बट एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ दिस एक्टिविटी लाइज इन ज्योग्राफी। तो ये जो फाउंडेशन है ट्रेड का, इसका जो फाउंडेशन है वो एक ज्योग्राफी है। तो इसकी वजह से हम जो ट्रेड एक्टिविटी है इसे हम ज्योग्राफी में जो है वो कवर कर रहे हैं। द वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रेड आर एज फॉलोस। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ट्रेड के ऊपर। कहीं पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है तो उस जगह पर ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है उन इलाकों में। तो ये फैक्टर्स देखेंगे हम वन बाय वन। सो फर्स्ट है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, देन क्लाइमेट, पॉपुलेशन फैक्टर, कल्चर, इकोनॉमिक कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रेड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो नंबर वन, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन स्पेसिफाइज दैट ईच रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। सो जितने भी नेचुरल रीजन है हमारे अर्थ सरफेस पे ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। हर नेचुरल रीजन जो है वर्ल्ड में वो एक जैसा नहीं है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी अलग अलग तरह की लैंड रिलीफ होती है। तो हर नेचुरल रीजन जो है वर्ल्ड का वो एक दूसरे से अलग पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एरिया जो है बहुत ज़्यादा उसमें फर्टाइल सॉइल है तो कहीं पर बहुत ही सैंडी एंड डेजर्ट सॉइल पाई जाती है, कहीं पर अंडुलेटिंग लैंड सरफेस है तो कहीं पर प्लेन लैंड सरफेस है।
तो इस तरह से हर नेचुरल रीजन जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। द नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल इन वन कंट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस अवेलेबल इन ए डिफरेंट रीजन। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं एक कंट्री के अंदर, तो वही जो नेचुरल रिसोर्सेज है दूसरे कंट्री में वो दूसरी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्री में मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और उसी तरह से जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, फर्टाइल सॉइल, ये रिसोर्सेज यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है। तो हर रीजन के अंदर, हर कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं जो ट्रेडिंग को जो है बढ़ावा देते हैं, उसमें मदद करते हैं। दे मे नॉट बी द सेम। तो हर कंट्री के, हर नेचुरल रीजन के अलग अलग स्पेशलाइज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर उस कंट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑल्सो इट मे हैपन दैट in one region they may be in abundance while in another in much less quantity। तो इस तरह से ऐसी कुछ कंट्री में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसी तरह से कुछ कंट्रीज के अंदर बहुत ही कम वो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने गल्फ कंट्री का एग्जांपल दिया, वहाँ पर नेचुरल ऑयल एंड जो गैस है वो बहुत ज़्यादा इन एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल है, और यही नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल जो है ये एशियन कंट्री में बहुत ही लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये ट्रेड को जो है वो बढ़ावा देती है, इसके बदले में चीज़ों का लेन देन किया जाता है। सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये अराउंड द वर्ल्ड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर फर्टाइल सॉइल है तो कहीं पर अनफर्टाइल सॉइल पाई जाती है, कहीं पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो किसी कंट्रीज के अंदर मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, कहीं पर फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं तो कहीं पर फॉरेस्ट जो रहते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए कंट्री रिच इन सॉइल विल बी गुड इन एग्रीकल्चर। तो जो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होंगी सॉइल, तो वो कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है। दस इट मे बी ए गुड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स। सो ऐसी कंट्री जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ये गुड एक्सपोर्टर होती है ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स के। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं इसको ये एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज को। ऑन द अदर हैंड ए कंट्री विच डज नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन ए लार्ज स्केल। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा स्केल पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तो ऐसी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है ग्रेन्स को। तो जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड ग्रेन होती है तो जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कैन बी गिवन फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। तो हम ये गल्फ कंट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिस कंट्रीज आर रिच इन मिनरल ऑयल। तो ये जो गल्फ कंट्रीज है ये मिनरल ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस यहाँ पर मिनरल्स पाया जाता है। हेंस दे एक्सपोर्ट ऑयल। तो इसलिए वो एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल ऑयल को और नेचुरल गैस को, अदर कंट्री को ये एक्सपोर्ट करते हैं। बट दे इंपोर्ट ग्रेन्स, और उसके बदले में वो इंपोर्ट करते हैं ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो नीड होती है ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वो वहाँ पर फुलफिल एंड सेटिस्फाई होती है बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। तो इस तरह से ये दोनों को बेनिफिट मिलता है। एक तो जहाँ पर मिनरल ऑयल की स्कार्सिटी होंगी तो ये उस कंट्री तक पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल एशियन कंट्री को ये गल्फ कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बदले में एशियन जो कंट्रीज होती है उसे वो ग्रेन एंड
जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे वो सप्लाई करते हैं गल्फ कंट्रीज को। तो इस तरह से दोनों को फायदा मिलता है। देन सेकंड फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल इन ए रीजन। तो क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग तरह के हमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो उन्हें कुछ प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। उसी तरह के क्लाइमेट में उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरह से इनमें भी एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पाया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल का। जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होगा प्लांट्स और एनिमल के लिए वहाँ पर वो पाए जाते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रोन और प्रोड्यूस इन ए कंट्री। जो क्लाइमेट है वो ये भी इंश्योर करता है कि किस टाइप की और किस तरह का प्रोडक्शन जो रहेगा प्लांट्स और एनिमल का वो उस रीजन और उस कंट्री के अंदर पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उस तरह के क्लाइमेटिक रीजन में जो प्लांट्स रहेंगे वो बहुत ही कम पाए जाएंगे। देन जो एनिमल रहेंगे वो वहाँ पर जो है जो कम पानी में भी गुजारा कर सकते हैं वो उस तरह के एनिमल जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर लाइक कैक्टस इस तरह के जो है प्लांट्स वो पाए जाते हैं। और एनिमल जो है जो रेप्टाइल्स होते हैं दैन कैमल इस तरह के एनिमल जो है उस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है वो इंश्योर करता है कि कौन से रीजन में किस तरह के टाइप के प्लांट्स और एनिमल और उनकी ग्रोथ होंगी। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज विच आर स्नो कवर्ड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर एक्सपोर्ट मीट एंड वुलन प्रोडक्ट्स। तो उसका जो एग्जाम्पल है कंट्री जो है जो साल भर ज़्यादातर वक्त जो है वो स्नो कवर रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऐसी कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे कंट्री वो ज़्यादातर मीट और जो वुलन प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पूरा एरिया जो रहता है वो स्नो कवर रहता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। तो वो जहाँ पर चीज़ें मौजूद है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वहाँ पर मीट जो है वो हंटिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है और हंटिंग से ही वो मीट ऑब्टेन करते हैं और वुलन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन करके उसकी एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री को। ऑन द अदर हैंड ट्रॉपिकल कंट्रीज प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट बनानाज, राइस, कोको, टी एंड कॉफ़ी। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड एंड जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन है इक्वेटोरियल रीजन के पास वाला, तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बनाना, राइस, कोको, टी एंड कॉफ़ी का, जो दूसरी कंट्री को फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं अपना जो भी प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज़ ए मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री। तो श्रीलंका जो है ये एक मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री है। चीप लेबर, फेवरेबल क्लाइमेट, अंडुलेटिंग लैंड, सॉइल which can drain water etc are geographical factors which make tea plantation on a large scale possible here। तो श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन पाई जाती है टी कल्टीवेशन के लिए। फॉर एग्जांपल चीप लेबर है, फेवरेबल क्लाइमेट है टी के लिए, वहाँ अंडुलेटिंग लैंड सरफेस है, मीन्स वहाँ पर स्लोप जो है स्लोप पर ज़्यादा टी की कल्टीवेशन की जाती है हिली एरिया में। देन सॉइल विच कैन ड्रेन वाटर, तो ऐसी सॉइल जो वाटर को जो है वो ड्रेन कर देती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, इस तरह की सॉइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर टी प्लांटेशन जो है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ टी इज मोर देन व्हाट देयर पॉपुलेशन रिक्वायर। तो यहाँ पर टी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो उनकी पॉपुलेशन की कंट्री की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यहाँ पर टी का जो है प्रोडक्शन होता है श्रीलंका में।
द यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव टी प्रोडक्शन। तो यूनाइटेड किंगडम में टी का प्रोडक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो अनफेवरेबल है टी कल्टीवेशन के लिए, इसलिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर टी की कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती है। बट द डिमांड फॉर टी इज हाई इन दिस कंट्री। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर टी का प्रोडक्शन तो नहीं होता है बट टी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का एक फेवरेट इस तरह का बेवरेज है यूनाइटेड किंगडम में, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टी। सो कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका एक्सपोर्ट टी टू यूके। तो इस तरह से इंडिया और श्रीलंका जहाँ पर टी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक्सपोर्ट करते हैं टी को यूके, यूनाइटेड किंगडम को। देन पॉपुलेशन फैक्टर्स, द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इज फाउंड इन वेरियस कंट्रीज। तो जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन बीइंग है, ये भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है ये भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है। तो पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कंट्री की वो भी एक नेचुरल रिसोर्स होती है उस कंट्री के लिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो साइज है पॉपुलेशन का, ये हर कंट्री के अंदर डिफरेंट होता है। कई कंट्री की, कुछ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल, देन जो लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, ये सब में अलग अलग पाया जाता है। देन डाइवर्सिटी होती है पीपल के अंदर, अलग अलग तरह की उनके स्किल होती है उनके अंदर। तो इस तरह से हर कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो दूसरे कंट्री के मुकाबले में उनके फीचर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के वो अलग होते हैं। दिस लीड्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड हेंस ट्रेड ऑकर। तो इस तरह से पॉपुलेशन के डिफरेंस की वजह से ही जो प्रोडक्शन होता है उन कंट्री के अंदर उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। एक दूसरे से जो प्रोडक्ट्स होते हैं तैयार करने वाले पॉपुलेशन, वो भी उनके प्रोडक्शन में भी अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं और उनमें भी डिफरेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो पॉसिबल होती है इन कंट्रीज़ के बीच में। ऑल्सो साइज ऑफ ट्रेड इज अफेक्टेड। तो पॉपुलेशन की वजह से जो ट्रेड की साइज है वो भी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर ट्रेड जो है वो भी ज़्यादा की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिया में देखें तो जो बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में अभी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आसानी से उनके प्रोडक्ट जो यहाँ पर सेल हो जाते हैं इंडिया में। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी कंट्री में उतनी ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड जो होती है वो डेवलप होती है। तो जिस तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया, चाइना। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव टू वरी अबाउट फीडिंग देयर ओन पॉपुलेशंस। तो जो डेंसली पॉपुलेशन कंट्रीज होती है उन्हें हमेशा फिक्र होते हैं, वो हमेशा वरी रहते हैं किस तरह से अपनी पॉपुलेशन को वो फीड करें, उनकी जो भी ज़रूरत है उन्हें किस तरह से वो उनकी नीड्स को और जो भी वांट्स है उनको किस तरह से सेटिस्फाई करे, इस तरह की उन्हें हमेशा फिक्र होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का, वो भी डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जो कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऐसी कंट्री के अंदर जो डिमांड होती है लोगों की वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड एंड लग्जरियस प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जो कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो रहता है तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो बेसिक नीड्स होती है, फॉर एग्जांपल जो भी फूड हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। द कंट्री विथ लेस पॉपुलेशन विल डिपेंड मोर ऑन ट्रेड। तो ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है वो ज़्यादा डिपेंड करती है ट्रेड के ऊपर, बिकॉज लेस ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्योंकि
बहुत ही कम जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंगेज होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जो प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी में बहुत ही कम इंगेज होती है वहाँ की पॉपुलेशन, और ज़्यादातर ट्रेड में इंगेज होती है। द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट along with India is known for their expertise in information technology। तो जो इंडियन पॉपुलेशन है और जो एशियन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये अभी जाने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एशियन कॉन्टिनेंट, और ख़ास तौर से इंडिया के जो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंटरनेशनली जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसके अगर हम जो हायर रैंक देखेंगे, जो भी होते हैं ऑफिसर, या जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल देखें तो गूगल का भी जो सीईओ है जो है सुंदर पिचाई, जो एक इंडियन है। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमें एशियन लोग और इंडिया के लोग हमें दिखाई देंगे। उस तरह का मैंने गूगल का एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आईटी कंपनीज है जिनमें इंडियन जो है वो अच्छी पोस्ट पर वहां पर वर्क कर रहे हैं। द एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्रीज मैथमेटिकल नॉलेज स्किल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस पॉसिबल। तो जो एजुकेशन सिस्टम है एशियन कंट्री और इंडिया का, जहाँ पर मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इन पर अभी फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इन्हें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बड़ी बड़ी पोस्ट पर वर्क करने के लिए। दो इट अपीयर्स दैट जोग्राफिकल फैक्टर्स हैव नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो इससे ये जाहिर होता है कि इनके ऊपर ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत कुछ अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, नो डायरेक्ट यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस लेबर फोर्स बिलोंग टू द सेम ज्योग्राफिकल रीजन। तो इस तरह से हमें ये तो लग रहा है कि इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो जितने भी जो लेबर फोर्स है जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर आईटी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं वो एक ही सेम रीजन से बिलोंग करते हैं, सेम ज्योग्राफिकल रीजन है। फॉर एग्जांपल एशियन कॉन्टिनेंट से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, देन कोरिया, यहाँ से वो बिलोंग करते हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में एज ए डायरेक्टर एंड सीईओ वर्क कर रहे हैं। तो ये सेम ज्योग्राफिकल रीजन है। देन कल्चर, some parts of the world are known for their products and specific art and craft। तो दुनिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अपने खास तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। वह उनकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है जो दुनिया भर में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है फॉर प्रोडक्ट्स, एंड स्पेसिफिक उनकी एक आर्ट होती है और एक क्राफ्ट होता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर में मशहूर होते हैं और उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है ऐसे प्रोडक्ट की। दे आर वैल्यूड आर ओवर द वर्ल्ड। तो इनकी डिमांड जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है ऐसे चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आर्ट वाले होते हैं और क्राफ्ट उसमें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए ग्रेट डिमांड फॉर चाइनीज पोर्सिलिन, ईरानियन कारपेट्स एंड बैटिक प्रिंट ऑफ इंडोनेशिया एंड कश्मीरी शॉल, सिल्क फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक स्पेसिफिक आर्ट और स्पेसिफिक क्राफ्ट से ये चीज़ें तैयार की जाती है जो उन कंट्री की एक पहचान बन जाती है। फॉर एग्जांपल जो है चाइनीज़ के जो पोर्सिलिन आते हैं, जो चाइनीज़ के बर्तन होते हैं, देन कारपेट हो गए ईरान के, इंडोनेशिया की जो बैटिक प्रिंट होती है, देन कश्मीर की शॉल, सिल्क हो गए वेरियस पार्ट्स के इंडिया के। तो ये अराउंड द वर्ल्ड इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा कीमती ये चीज़ें बेची जाती है। और रिसेंटली अगर हम देखें जो प्रोडक्ट देखें अगर हम प्रेजेंट टाइम में, तो एशियन टाइम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम प्रेजेंटली देखें फॉर एग्जांपल जो स्विस वॉचेस है जो स्विट्ज़रलैंड में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है घड़ी की, वॉच की,
तो ये भी इंटरनेशनली इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। फॉर एग्जांपल रोलेक्स, राडो, तो इस तरह से उनकी एक पर्टिकुलर आर्ट होती है, अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड होती है और बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की जो है वो एंशियंट टाइम से ट्रेडिंग की जा रही है। चाइनीज पोर्सेलिन, कश्मीरी शॉल, देन ईरानियन कारपेट, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है ये सेक्टर इन कंट्री के अंदर। दिस प्रमोट्स द ट्रेड, तो ये एक प्रमोट करते हैं ट्रेडिंग को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कश्मीरी शॉल जो है वो अराउंड द वर्ल्ड सप्लाई की जाती है, कारपेट अराउंड द वर्ल्ड सप्लाई किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से उस कंट्री की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को डेवलपमेंट मिलती है। देन इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी एक कॉस्ट आती है, उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। कॉस्ट इज ए मेजर फैक्टर इन प्रोडक्शन, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर हमें कॉस्ट भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इसलिए ये एक मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इफ इट इज चीपर टू इंपोर्ट देन टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स इन ए कंट्री देन ट्रेड विल ऑकर, तो कोई अगर ऐसी चीज है जिसे प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है रादर देन इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट करना बहुत ही सस्ता है, चीप है उसको प्रोड्यूस करने के मुकाबले में, तो ऐसे टाइम पर अपने कंट्री में प्रोडक्शन के बजाय हम किसी अनदर कंट्री से उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से ट्रेड ऑकर होती है, वहाँ पर ट्रेड को वहाँ पर बढ़ावा मिलता है, यानी कि अपनी कंट्री में प्रोडक्शन के बजाय हम किसी दूसरे कंट्री से ही उसे इंपोर्ट कर सकते हैं इन ए चीप कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री में नॉट हैव द क्लाइमेटिक एंड फिजिकल कंडीशन टू ग्रो टी, हेंस दे विल फाइंड इट इजियर टू इंपोर्ट इट फ्रॉम टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो जिस तरह से हमने देखे कि टी के लिए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो किसी कंट्री के अंदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो और फिजिकल फैक्टर्स अवेलेबल ना हो टी प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे टाइम पे वो कंट्री क्या करती है, जहाँ पर इजीली जो है वो टी का प्रोडक्शन हो जाता है, ऐसे कंट्री से फिर टी को इंपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल यूके जो देखिए हमने, तो यूके में टी का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कहाँ से वो इंपोर्ट करते हैं टी को, इंडिया एंड श्रीलंका से, जहाँ पर टी प्रोडक्शन जो है बहुत ही इजीली हो जाता है और इस तरह से उन्हें चीप में यानी कि कम कॉस्ट में ही यूके को जो है टी का सप्लाई मिल जाता है, तो इस तरह से इकोनॉमिक कॉस्ट भी जो है वो देखा जाता है। देन स्पेशलाइजेशन, सम कंट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो कुछ कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विस के लिए, पर्टिकुलर टाइप के वहाँ पर प्रोडक्शन किए जाते हैं गुड्स जो उनकी कंट्री की पहचान होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को वो फिर सप्लाई करते हैं अनदर कंट्री को। फॉर एग्जांपल इजराइल हैज स्पेशलाइज्ड इटसेल्फ इन ड्राई फार्मिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो जो इसराइल है ये जो है एक डेजर्ट लाइक एरिया है, बहुत ही डेजर्ट और लेस रेनफॉल वाला एरिया है, बट यहाँ पर उन्होंने इसराइल ने एक टेक्निक जो है वो डेवलप की है जिसमें कम पानी में, यानी कि कम पानी और हॉट क्लाइमेट और डेजर्ट जो है सैंडी सॉइल जो है उसके अंदर भी वो एग्रीकल्चर को उन्होंने पॉसिबल किया है, और जिसे वो ड्राई फार्मिंग करते हैं जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होती है तो उस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट देती है ड्राई फार्मिंग, उस एरिया के अंदर भी हम इस तरह की फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ड्राई फार्मिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, ये इसराइल ने जो है वो डेवलप की है, और इन सच ए केस इट एक्सपोर्ट्स इट्स सर्विसेज टू कंट्रीज हु विश टू कैरी आउट एग्रीकल्चर इन डेजर्ट लाइक कंडीशन। तो ये जो अपनी टेक्नोलॉजी है ड्राई फार्मिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, ये एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज को, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। किस तरह से ये
ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं किसी भी डेजर्ट लाइक कंडीशन के अंदर, ये तरीका सिखाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडिया के जो डेजर्ट लाइक इलाके है, जो एरिड रीजन है, वहाँ पर इस तरह की ड्राई फार्मिंग जो है वो शुरू की गई है विद द हेल्प ऑफ इसराइल। इसराइल जो है अपने टेक्नोलॉजी जो है इंडियन पीपल को जो है वो यहाँ पर उसका नॉलेज दे रहा है, ताकि जो एरिड और वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया है वहाँ पर भी इस तरह की जो है ड्राई फार्मिंग की जा सके। तो इस तरह से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना नॉलेज देते हैं, और उसके बदले में उन्हें कैपिटल या फिर जो गुड्स का एक्सचेंज जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है हमारी तरफ से भी। सिमिलरली स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैव एन इंटरनेशनल डिमांड एंड देयरफॉर ट्रेड में ऑकर बिटवीन कंट्रीज। तो जो स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज होती है तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल, तो इसलिए भी ट्रेड जो है बहुत सारे कंट्री के अंदर जो है वो की जाती है और दोनों को बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल इसराइल जो है वो अनदर कंट्री को जो है वो ड्राई फार्मिंग की टेक्निक जो है वो प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में जो उसकी ज़रूरत होती है, जो चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ती है, तो उसे वो दूसरे कंट्री से फिर इंपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से दोनों को बेनिफिट मिलता है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज में कॉज और स्टॉप इंटरनेशनल ट्रेड। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रेड को जो है वो बढ़ावा दे सकती है, तो या कभी कभी जो है पूरी तरह से स्टॉप कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि जो ट्रेड होती थी दो कंट्रीज के बीच में पूरी तरह से वो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बंद करा सकती है। ए फ्री ट्रेड गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द सिटीजन फ्रॉम बाइंग और सेलिंग टू अनदर कंट्री। तो जो फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, ये किसी भी सिटीजन को रोक नहीं सकती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। तो जो सिटीजन होते हैं कंट्री के, वो किसी भी कंट्री से चीज़ों को खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो ये एक फ्री ट्रेड पॉलिसी से कहा जाता है। टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद अनदर कंट्री, ए कंट्री में कैरी आउट ट्रेड विद इट। तो अच्छे रिलेशन अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए कंट्रीज के अंदर, तो जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेड करती है अलग अलग कंट्रीज के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और जिनसे उनके ताल्लुकात जो रहते हैं वो अनफेवरेबल रहते हैं, यानी कि वार लाइक कंडीशन होती है, हमेशा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कंट्रीज के बीच में। तो ऐसी कंट्रीज में फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है और अपनी जो ट्रेड है उनसे रोक लेती है, उस पर स्टॉप लगा देती है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो पूरी तरह से जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो स्टॉप हो जाती है, और फिर जब फिर से पीस आता है तो फिर से वो ट्रेड जो है वो शुरू हो जाती है। और रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो इंडिया और चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी स्टॉप लगाया है। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उन पर उनका बाइकआउट किया जा रहा है, और इस तरह से जो ट्रेड होता है चाइना एंड इंडिया का उस पर उसे कम किया जा रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है कि कौन सी कंट्री से हमें ज़्यादा ट्रेड करना है, जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे उनसे हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, और जिनके रिलेशन या कॉन्फ्लिक्ट जिन कंट्री के साथ होगा तो उनसे ट्रेडिंग कम की जाती है, पूरी तरह से स्टॉप की जाती है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री से हमें ट्रेड करना है और कौन सी कंट्री से ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरह से इसमें ट्रेड में गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ट्रेड। तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ये जो है एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज ए इम्पॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी फॉर ट्रेडिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी है ट्रेडिंग के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स, सी ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन वेरी ऑब्वियस इन द ट्रेड। तो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सिर्फ सी रूट यानी कि सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा
की जाती है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सी ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन के। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन एनी कंट्री और रीजन। देन यहाँ पर एक एक्टिविटी है ट्राई दिस। तो इसमें एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। द ग्राफ इन फिगर 6.3 shows trade carried from 1980 to 2010 through sea transport. Interpret the graph in your own words. तो ये जो ग्राफ दिया गया है ये दिया गया है सी ट्रांसपोर्टेशन का फ्रॉम 1980 टू 2010, जिसके जरिए सी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है वो ट्रेड कैरिड की जाती थी। तो इसके ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओशंस दिए गए हैं, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। और जो ट्रांसपोर्टेशन दी गई है ये परसेंटेज में दी गई है, यहाँ पर 0 to 100 यहाँ पर परसेंटेज दिए गए मेंशन है यहाँ पर। तो किस तरह से कौन से सी में कितने परसेंटेज ट्रांसपोर्ट की जाती थी फ्रॉम 1980 टू 2010। तो अगर हम 1980 देखें तो सबसे ज़्यादा हमें ट्रांसपोर्टेशन दिखेगा ट्रेड का, वो दिखेगा एटलांटिक ओशन के अंदर। मोर देन 45% तक जो थी इंटरनेशनल ट्रेड वो एटलांटिक ओशन में की जाती थी। देन उसके बाद था पैसिफिक ओशन, देन इंडियन ओशन और बाद में था यहाँ पर लास्ट में मेडिटेरेनियन सी में भी इंडियन ओशन से ज़्यादा यहाँ पर हमें उसका जो शेड दिख रहा है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर मेडिटेरेनियन सी एंड फोर्थ नंबर पर इंडियन ओशन के अंदर जो है ट्रेड की जाती थी सी ट्रांसपोर्टेशन से। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से जो एटलांटिक ओशन का जो ट्रेड था सी ट्रेड वो कम होता हमें दिखाई दे रहा है। और जो पैसिफिक ओशन में जो है यहाँ पर अभी ज़्यादा हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ट्रेडिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा की जाती है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन एटलांटिक ओशन में की जाती थी, तो वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ये दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा की जाती थी। बट बाद में यहाँ पर एशियन कंट्रीज की भी डेवलपमेंट होती गई और यहाँ पे जापान, चाइना जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और वो उनके प्रोडक्ट की भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं थ्रू सी ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए जो पैसिफिक ओशन है इसका परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम एटलांटिक ओशन देखें 1980 से 2010 के मुकाबले में यहाँ पर कंपेयर करें तो ये 50% तक आ गया, यानी कि कम हो गया। यहाँ पर 45 था यहाँ पर, तो ये नियर अबाउट 21 to 22% ही रह गया है 2010 में। और पैसिफिक ओशन का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर सी ट्रांसपोर्टेशन में। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इंडियन ओशन का देखेंगे तो इंडियन ओशन में भी जो है सी ट्रांसपोर्टेशन जो थी ट्रेड की वो बहुत ही कम होती थी, लेकिन अभी वो बढ़ती जा रही है और इंडिया भी उसमें एक मेजर पार्ट जो है यहाँ पर प्ले कर रहा है। इंडिया के इंडियन प्रोडक्ट भी जो है वो सी रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि इंडिया भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रेड में जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो इस तरह से और अगर हम मेडिटेरेनियन सी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा फर्क मेडिटेरेनियन सी में नहीं पड़ा है। वो जैसा पहले था उसमें थोड़ा बहुत कम हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मेडिटेरेनियन सी में ट्रांसपोर्टेशन में जो है ट्रेड के वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मैप को देखकर ही, ग्राफ को देखकर ही, किस तरह से चेंजेस आए और किस तरह से एटलांटिक ओशन का जो पहले एक दबदबा था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का ट्रेडिंग के अंदर वो धीरे धीरे कम होता गया है और एशियन कंट्रीज जो है इसमें बहुत ज़्यादा अभी जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।